हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें। इधर सुधांशु ध्रुव के साथ साथ चलते हुए बाहर आता है और ध्रुवी की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम जो कुछ भी कह रही थी ज़्यादा सीरियस मत लेना। ध्रुवी सुधांशु की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए बेताब हूँ। ध्रुवी की बात पर सुधांशु हैरान होते हुए, क्या? ध्रुवी सुधांशु के हैरान आंखों को देख उसके पास जाकर उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों को चूम लेती है तो सुधांशु अपनी आंखें बंद कर लेता है और सुधांशु का एक हाथ ध्रुवी के कमर पर, दूसरा हाथ उसके बालों पर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने में खोए हुए थे। जब सुधांशु को अपनी बॉडी लूज होती महसूस होने लगी, जिसे महसूस कर वो एकदम से ध्रुवी से दूर हो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए ध्रुवी से बोला, तुम्हें घर जाना चाहिए। ध्रुवी सुधांशु के लाल पड़ चुके कान को देखते हुए उसके पैंट की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है तो तुम मुझे छोड़ने जाओगे या फिर नहीं। सुधांशु ध्रुवी की बात पर से बिना देखे अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर पक्का तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। इतना कहकर सुधांशु दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सुधांशु को दौड़ता हुआ देख ध्रुवी खिलखिलाकर हंसने लगती है। ध्रुवी सुधांशु के जाने के बाद पूरे मेंशन को देखते हुए उसकी नज़र जब शैलेंद्र अवस्थी की फोटो पर गई, जिसे देखते हुए ध्रुवी उसके पास आकर बोली, कितनी चोट लगेगी सुधांशु को जब उसे पता चलेगा कि उनके फादर की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। ये कहते हुए ध्रुवी की आंखों में नफरत भर गई थी। जब उसकी फ़ोन बजने लगी, ध्रुवी ने देखा उसे धैर्य कॉल कर रहा था, जिसे देखते हुए ध्रुवी कॉल अटेंड करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ से धैर्य बोला, डैड टाउन से बाहर है और मैं गीतांजलि को लेकर हैदराबाद आया हूँ। आज रात नहीं आऊँगा। तुम उन लोगों के घर से आई कि नहीं? धैर्य के बाद पर ध्रुवी अपने दांत पीसते हुए बोली, पहले जरा तमीज़ से बात किया कीजिए। सुधांशु मेरा होने वाला पति है और मैं इस बारे में डैड से अच्छे से बात कर ली है। ये सुनकर धैर्य उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला, जब होगी तब देखते हैं, इसलिए तुम जरा आराम से रहना और खाना खाकर सो जाना। रखता हूँ। इतना कहकर धैर्य कॉल कट कर देता है। ध्रुवी धैर्य के फ़ोन कट करने के बाद मुंह बनाते हुए एक गहरी सांस भरती है और जब सुधांशु जल्दी जल्दी नीचे आ जाता है, सुधांशु के भीगे बालों को देखते हुए ध्रुवी उसके नज़दीक आकर बोली, हॉटी, क्या मैं आज की रात तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ? उसके रिएक्शन पर सुधांशु आंखें फाड़े ध्रुवी की तरफ देखने लगा। सारंग विलंब मृत्युंजय बड़ी ही सीरियस चेहरा लेकर अपने अमृत और शोभित के साथ बैठा हुआ था। उसे इतना सीरियस देखकर अमृत आंखें चढ़ाते हुए बोला, अबे बेटा हो क्या? तो कौन से सदमे में चला गया? जिसे सुनकर मृत्युंजय अमृत की तरफ देखते हुए दांत पीस कर बोला, मैं इंस्पेक्टर पांडे को छोड़ूंगा नहीं। मृत्युंजय की बात सुन अमृत कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो कहना क्या चाहता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मृत्युंजय अपना लैपटॉप मॉनिटर घुमाकर अमृत की तरफ करते हुए बोला, शैलेंद्र अवस्थी, अजीत शर्मा, मृदुला चक्रवर्ती और सनाया सनवानी के साथ कोई और है जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और उसे अंजाम देने वाला ये इंस्पेक्टर पांडे है, जिसका ट्रांसफर बम ब्लास्ट के जस्ट दूसरे दिन हुआ। जिसे सुनकर अमृत हैरान नजरों से मृत्युंजय की तरफ देखने लगा। शोभित अमृत और मृत्युंजय स्टडी रूम में बैठे शेखर जी के कत्ल के बारे में बात कर रहे थे। आखिर में अमृत मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मुझे डाउट गया कि कहीं इन सब के पीछे शैलेंद्र अवस्थी का हाथ तो नहीं है, बिकॉज लास्ट पर आकर लिपट गया है। जिसे महसूस कर अमृत सिर झुकाकर नीचे देखता है तो अव्यक्त उसके पैरों को पकड़ कर अपने दोनों छोटे हाथों में जकड़े उसके पैर से लिपटा हुआ था। जिसे देखते हुए अमृत नीचे झुककर अव्यक्त को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, क्या हो गया अभी? अव्यक्त रोने जैसा चेहरा बनाए अमृत की तरफ देखते हुए बोला, चाचू विच किक मी। अव्यक्त की बात सुन मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों मारा समृति ने तुम्हें? मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर अव्यक्त सिर घुमाकर उसकी तरफ देखता है और उठकर अमृत के पास आकर अव्यक्त को घूरते हुए कहता है, मुझे कभी किसी ने इग्नोर नहीं किया। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर बिना उसे जवाब दिया अमृत से बोला, चाचू लिल ब्रो क्राई विच किक मी। मृत्युंजय अव्यक्त की बात पर उसके बाल को पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ करता है तो अव्यक्त गुस्से में मृत्युंजय के हाथ को झटकते हुए उसकी उंगली को अपने मुंह में भरकर जोर से काट लेता है, जिससे मृत्युंजय दर्द से चिल्ला उठता है। मृत्युंजय के चिल्लाने की आवाज़ सुन अव्यक्त उसके हाथ को झटकते हुए उंगली दिखाकर बोला, डोंट टच माई हेयर डाडा।
मृत्युंजय अभ्यक्त की बात पर उसे जबरदस्ती अमृत के गोद से लेकर उसके सिर पर धीरे धीरे मुक्का मारते हुए बोला, बहुत एटीट्यूड दिखते हो। अभ्यक्त मृत्युंजय को मारने पर रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मृत्युंजय उसके मुंह पर हाथ रखते हुए अमृत से कहता है, परसों नामकरण का फंक्शन है, इसलिए सबको कॉल करके इनवाइट करना होगा। शोभित मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, इंदौर से कॉल आया था, विक्रम का बेबी हुआ है। मृत्युंजय शोभित की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, विक्रम ने पैदा नहीं किया। ये सुनकर शोभित मृत्युंजय को अव्यक्त की तरफ इशारा करके बोला, इसे आपने पैदा नहीं किया ना, फिर भी ये आपका बेबी कहलाता है। शोभित की बात पर मृत्युंजय उसे उंगली दिखाते हुए बोला, चुप रहो, रात हो चुकी है, चलो। इतना कहकर मृत्युंजय अव्यक्त के मुंह पर से हाथ हटाता है तो अव्यक्त ऑलरेडी उन लोगों की बात को सुनकर चुप हो गया था। मृत्युंजय की तरफ देखने लगता है। मृत्युंजय अव्यक्त की छुरीदार नज़र को खुद पर महसूस कर उसे स्टडी से लेकर जाते हुए शोभित और अमृत से बोला, गुड नाइट। मृत्युंजय के बात पर अव्यक्त सिर उसके कंधे से निकालकर शोभित और अमृत को हाथ दिखाते हुए बोला, गुड नाइट चाचू। शोभित और अमृत अव्यक्त की बात पर अपना सिर हिला देते हैं और वो लोग भी स्टडी से निकल अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। इधर मृत्युंजय जब अव्यक्त को लेकर कमरे में आता है तो देखता है वैशाली समृति के साथ वहीं बैठी हुई थी और महक से बात कर रही थी, जिसे देखते हुए मृत्युंजय अंदर जाकर समृति से बोला, बेबी तुमने बिग ब्रो को क्यों मारा। समृति जो कि लगातार लिटिल बेबी की नीली आंखों से में देखे जा रही थी, मृत्युंजय की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखती है और अव्यक्त को उसकी गोद में देख कर उसका मुँह बन जाता है। अव्यक्त समृति को मुंह बनाता हुआ देख उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर मृत्युंजय के गले में अपनी बाहें लपेट लेता है, तब मृत्युंजय उसे घूरने लगता है। उसे इग्नोर करते हुए अमृत को गले लगा लेता है, जिसे देखकर मृत्युंजय के दांत कस जाते हैं और मृत्युंजय की घूरती हुई नज़र पर अव्यक्त क्यूट सा चेहरा बनाकर बोला, नो लुक मी डैडा। मृत्युंजय अव्यक्त क्यूट से चेहरे को देखकर बोला, इसलिए तुम मार खाते हो और मुझे अच्छा लगता है। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए महक की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, मम्मा। मृत्युंजय अव्यक्त की हरकत पर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अब तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो, समृति ने तुम्हें क्यों मारा। समृति मृत्युंजय की बात को समझते हुए जल्दी जल्दी उसके सामने आकर बोली, डैडा अभी पिंच लड्डू। समृति की शिकायत को सुन मृत्युंजय अव्यक्त की तरफ देखते हुए बोला, अपने बचाव में कुछ कहोगे। अव्यक्त अपना सिर हिलाते हुए जल्दी से बोला, समिति किक मी। अव्यक्त की बात सुनकर मृत्युंजय हंसते हुए बोला, हाँ अभी इट्स नॉट समिति, इट्स समृति। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर समृति की तरफ इशारा करते हुए बोला, समिति। अव्यक्त खुद के गलत नाम को लेने पर समृति उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, खटमल अभी। अव्यक्त घूर कर समृति की तरफ देखता और मृत्युंजय की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए कहता है, डैडा लिव मी विच मालूंगा। मृत्युंजय अव्यक्त अपनी गोद में पकड़े हुए बोला, ये बिल्कुल नहीं। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर छूटने की कोशिश करते हुए बोला, लिव मी। जिसे देखकर मृत्युंजय अव्यक्त को समृति के सामने उतार देता है तो समृति अव्यक्त को घूरने लगती है और अव्यक्त सिर उठाकर रोने जैसा चेहरा बनाकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगता है, जिसे देखते हुए मृत्युंजय अव्यक्त समृति की तरफ इशारा करके बोला, जाओ मारो उसे, बहुत हाथ पैर चला रहे थे, अब क्या हुआ। वहां बैठी वैशाली समृति के खूंखार चेहरे को देखते हुए उसे धमकाते हुए बोली, अगर तुमने हमारे अभी को मारा। उसके इतना कहते ही समृति एक थप्पड़ अव्यक्त के गाल पर रसीद देती है तो अव्यक्त समृति के बालों को कसकर अपनी छोटी मुट्ठियों में भर लेता है और उसे खींचते हुए शुरू कर देता है। समृति अव्यक्त के बाल को खींचने पर रोना शुरू कर देती है और अव्यक्त इसके गाल पर उसके मार थप्पड़ के निशान बन गए थे। अपने दोनों हाथ से समृति के बाल को खींचते हुए उसके पीठ पर मुक्का मारने लगता है। मृत्युंजय उन दोनों के झगड़े पर महक की तरफ देखता है जो कि उसे ही घूर रही थी, जिसे देखते हुए मृत्युंजय जल्दी से समृति और अव्यक्त दोनों को अपनी गोद में उठाकर बोला, बस चलो हम लोग दूध पाउडर खाएंगे। मृत्युंजय की बात सुनकर दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं और समृति भी अपने आंसू जल्दी साफ करते हुए ही मुस्कुरा देती है। अव्यक्त समृति के बाल को ठीक करते हुए बोला, ठीक हो। समृति अव्यक्त के बाद अपना सिर हिलाते हुए मृत्युंजय से बोली, डैडा पाउडर। मृत्युंजय जो कि चुपचाप महक को घूरती हुई नज़र को बर्दाश्त कर रहा था, उन दोनों के बाद बोला, कल खाएंगे। जिसे सुनकर अव्यक्त अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, नो नाउ बॉबी पाउडर।
वैशाली उन दोनों की बात सुनकर आकर समृद्धि को अपनी गोद में लेते हुए बोली, चल तुमको दूध पिलाते हैं। समृद्धि वैशाली की बात पर रोते हुए मृत्युंजय की तरफ जाने का इशारा करते हुए डैडा पाउडर। समृद्धि के रोने पर वैशाली मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, हमारी बेटी का टेस्ट खराब कर दो दूध पाउडर खिला खिला कर। इतना कहकर वैशाली मृत्युंजय को घूरते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय वैशाली के जाने के बाद अव्यक्त की तरफ देखता है तो अव्यक्त उसे घूरते हुए कहता है, वो भी पाउडर। अव्यक्त की बात पर मृत्युंजय अपना सिर नहीं हिलाते हुए, नहीं तुम्हारी मॉम मुझे डांटेगी। ये सुनकर महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आप मुझसे इतना डरते हो? कहते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि चलो मैं तुम्हें दूध पाउडर खिलाता हूँ? जिसे सुनकर मृत्युंजय अव्यक्त की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे वो समृद्धि के साथ झगड़ा हो रहा था ना, इसलिए बस मैंने लालच दिया। मृत्युंजय की बात सुन अव्यक्त उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगा, जिसे देख मृत्युंजय उसे लाकर बिस्तर पर उतार देता है तो अव्यक्त मृत्युंजय को इग्नोर करके लिटिल बेबी जो कि सो रहा था उसके पास जाकर बैठ जाता है। मृत्युंजय अव्यक्त के ध्यान को लिटिल बेबी पर देख रहा था। महक की तरफ देखते हुए महक मृत्युंजय की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने कहा था आप सबको बुला लेंगे, काम हो गया? महक मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ मैंने कह दिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। महक मृत्युंजय की बात पर आंखें चढ़ाते हुए बोले, क्या? मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, विक्रम को बेटा हुआ है तो आप मिलने कब जा रहे हो? महक ने पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। बाकी वीडियो कॉल में मैं उन लोगों को हालचाल अच्छे से पूछ लूँगा। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर नहीं हिलाते हुए बोली, मुझे लगता है कि आपको विक्रम भैया से और आरू से मिलने जाना चाहिए। महक के बाद पर मृत्युंजय अपना सिर नहीं हिलाकर बोला, तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कह दिया सो कह दिया, रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हारे पेट का मसाज कर देता हूँ, फिर तुम सो जाना। महक मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बेबी के बगल में लेट जाती है तो मृत्युंजय तेल लगाकर महक के पेट का मसाज करने लगता है। मृत्युंजय महक के पेट का मसाज करते हुए बेबी को वहां पर बेबी को गले लगा कर लेट चुके अव्यक्त की तरफ देख रहा था। जब महक उसके हाथ को पकड़ लेती है तो मृत्युंजय उसकी तरफ देखने लगता है। मृत्युंजय की नज़र को खुद पर महसूस कर महक मृत्युंजय से बोली, आपको नहीं लगता सिद्धू और ध्रुवी की शादी करवा देनी चाहिए? पहले बात अलग थी और अब माँ अकेली हो गई है। जिसे सुनकर मृत्युंजय कुछ पल चुप रहकर बोला, तुम कह रही हो लेकिन बहुत जल्दी हो जा रहा है। महक मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन कभी कभी फैमिली के कारण भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ मैं समझ गया, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो। सुधांशु अगर अभी शादी कर लेता है तो नेक्स्ट ईयर उसके पास एक बच्चा होगा, फिर उसमें बिजी हो जाएगा, फिर कुछ साल बाद बच्चा बड़ा होगा, उसके बाद फिर से बेबी प्लानिंग, पूरी ज़िंदगी झंड हो जाती है यार। मृत्युंजय की बात सुनकर महक उसे घूरते हुए बोले, आपकी ज़िंदगी झंड हो चुकी है और आप सोच किसके बारे में रहे हो? अपने बहन के बारे में या फिर मेरे भाई के बारे में? महक के बात पर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सोच तो मैं अपने साले के बारे में हूँ, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटा है। महक मृत्युंजय के पास अपना दांत पीसते हुए, ये जो आपके दो अनमोल रतन पैदा हुए हैं ना, हम दोनों भी ऐसे ही पैदा हुए थे, फिर भी मुझसे वो 1.5 साल छोटा ही है। महक के बाद मृत्युंजय तेल का डब्बा साइड में रखते हुए बोला, तुम्हारे पेट का मसाज हो गया, आप मेरी बात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? महक ने चीखते हुए कहा, जिसके जवाब में मृत्युंजय फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अरे यार बिना पूछे मैं डायरेक्ट उन दोनों की शादी की बात तो नहीं कर सकता ना, पहले उन लोगों से बात करना होगा कि वो लोग करना चाहते हैं या नहीं। फिर मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, मुझे पता है वो दोनों शादी करना चाहते हैं। ओह रियली? तुम्हें सपना आया था या ऐसे मेरे साले ने तुम्हें बताया? मृत्युंजय ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, जिस पर महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैंने बात नहीं की, लेकिन मुझे पता है, और गुड नाइट, जाकर अपनी तरफ से सो जाइए। इतना कहकर महक ब्लैंकेट खींच लेती है, जिसे देखकर मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है और अपने हाथ को धोने के बाद ब्लैंकेट से अच्छे से महक और बच्चों को कवर कर महक के बालों में किस करके आकर अव्यक्त के साइड सो जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।